जी चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसमें हम 12 तक पहुंच चुके थे। उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगला लिखिए 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। 13वां संविधान संशोधन, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। डाल लीजिए फटाफट से हेडिंग 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 या 13वां संविधान संशोधन 1962। और इसमें लिखेंगे एज पर दिस एक्ट आर्टिकल 371A वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 371A को जोड़ा गया। एज पर दिस अमेंडमेंट आर्टिकल 371A वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिख लीजिएगा नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। और नागालैंड को भारत संघ के 16वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन या इसी अधिनियम के तहत नागालैंड भारत संघ का 16वां राज्य बना। इसके बाद नेक्स्ट 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। फोर्टीन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 या 14वां संविधान संशोधन 1963। एज पर दिस एक्ट पौंडीचेरी बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इसी के तहत पौंडीचेरी भारत का अभिन्न अंग बना। इसी अधिनियम के तहत पौंडीचेरी भारतीय संघ का अभिन्न अंग बना। हम सब जानते हैं पहले फ्रांसीसियों या फ्रेंच लोगों के ही अधिकार में था पौंडीचेरी, जिसे हम अभी पुडुचेरी बोलते हैं। इसी पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से खाली करवाया गया और पौंडीचेरी को भारत का अभिन्न अंग बनाकर, ध्यान रखेंगे, इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया या इसे संघ शासित क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। और इसके अलावा आर्टिकल 239A वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत अ प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव डिवीजन वाज मेड, जिसके तहत विधान मंडल का प्रावधान किया गया। और किस किस राज्य के लिए संसद को विधानमंडल का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई या अधिकार प्रदान किया गया, तो ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा एंड पौंडीचेरी। इन राज्यों के लिए विधानसभा का गठन करने की जो शक्ति होगी, जो अधिकार होगा, वो संसद को दिया गया एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट, इसी संविधान संशोधन के तहत। फटाफट से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण काम हुए 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में। इसके बाद अगला लिखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1963 या 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। अगला लिखिए 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। और ध्यान रखेंगे एज पर दिस अमेंडमेंट, लिख लीजिए द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। या हिंदी में लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु को बढ़ाकर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष किया गया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम ऑलरेडी जब हमने जुडिशरी ऑफ स्टेट पढ़ा था या हमने राज्य की न्यायपालिका में जब हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर एलिजिबिलिटीज में हमने बात की थी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो आयु है वो 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। कहने का मतलब जो सेवानिवृत्त होने की आयु है, जो रिटायर होने की एज है, वो 62 ईयर्स है। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट की बात करें तो उसमें 60 ईयर्स या उसमें 60 वर्ष। इसके बाद लिखिए 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1966। 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966।
एज पर दिस अमेंडमेंट एक्ट चेंजेस वर मेड इन द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब, या लिख सकते हैं पंजाब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किए गए। पंजाब राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किए गए, और हम सब जानते हैं पंजाब से ही पंजाबी भाषी और हिंदी भाषियों को अलग कर दिया गया और हरियाणा बिकेम द 17th स्टेट ऑफ इंडिया। हरियाणा राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करके उसका पुनर्गठन किया गया और हरियाणा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। हरियाणा जो राज्य था वो अस्तित्व में आया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगला लिखेंगे 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967। और हम सब जानते हैं इसके तहत क्या हुआ था, लिख लीजिएगा। सिंधी लैंग्वेज वॉज एडेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंधी भाषा को संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हमारे मूल संविधान में, हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में भाषाओं की संख्या 14 थी। बहुत ही बढ़िया सर। आर्टिकल 239A से दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस है, आपने बताया था। जी हाँ बिल्कुल, दिल्ली को एनसीटी का स्टेटस है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि दिल्ली में एक 70 सदस्यों की विधानसभा का भी गठन किया गया था। तो दिल्ली के साथ साथ और किन किन राज्यों के लिए विधानसभा का गठन करने का प्रावधान किया गया था वो मैंने अभी आपको लिखवाया है। भाई दिल्ली का नाम बदलकर एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया, लेकिन दिल्ली में विधानसभा का भी तो प्रावधान किया गया ना। और विधानसभा का मतलब है कि अब दिल्ली यूनियन टेरिटरी में एक विधानमंडल भी है जिसमें विधानसभा और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ध्यान रखेंगे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया, जिसके तहत अब संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हुई, 15 या 15। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद 22nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1969, 22वां संविधान संशोधन 1969, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ध्यान रखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत असम राज्य का पुनर्गठन किया गया, या आप कह सकते हैं चेंजेस वर मेड इन द बाउंड्रीज ऑफ असम स्टेट। और ध्यान रखेंगे असम राज्य का पुनर्गठन करके असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके या उसका पुनर्गठन करके मेघालय राज्य की स्थापना की गई। और इसी अधिनियम के तहत असम की सीमाओं में परिवर्तन हुए, असम का पुनर्गठन हुआ और बनाया गया मेघालय। इसके बाद अगला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970, 23वां संविधान संशोधन 1970, जिसके तहत ड्यूरेशन ऑफ रिजर्वेशन या आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 1980 तक बढ़ा दिया गया। भाई हम सब जानते हैं कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से प्रत्येक 10-10 वर्ष के बाद हमारे संविधान में या हमारी लोकसभा और विधानसभा में जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण है उसको बढ़ाया गया है, और हर 10 साल के बाद, हर डिकेड के बाद उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। जैसे हाल ही में अभी इसी साल 2020 में हम सब जानते हैं जो आरक्षण की अवधि है उसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। तो ये 23वें संविधान संशोधन 1970 के तहत उसे 1980 तक कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लिख लीजिए। अगला लिखेंगे 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, 31वां संविधान संशोधन 1974। और ध्यान रखेंगे इसके तहत चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 81 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किए गए। और ध्यान रखेंगे मैक्सिमम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा या लोकसभा के अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 525 से 545 किया गया। लास्ट हमने लिखा था कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 525 कर दी गई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 525 से 545 कर दिया गया। बहुत ही बढ़िया सर। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 फॉर चेंजेस इन द बाउंड्रीज देयर इज नो नीड ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन बी पास्ड ओनली बाय ऑर्डिनरी बिल एंड देन व्हाई अमेंडमेंट वाज रिक्वायर्ड फॉर असम। मेरे भाई मैंने कहा था कि आर्टिकल 3 को प्रभावित करने वाला जब कानून बनेगा तो दिस इज नॉट मैंडेटरी टू मेक अमेंडमेंट, वहां पे संविधान संशोधन करना अनिवार्य नहीं है, नीड की बात नहीं हुई थी, देयर इज नो नीड। हमने कहा था कि दिस इज नॉट कंपलसरी टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वो साधारण विधेयक से भी हो सकता है और संशोधन विधेयक से भी हो सकता है, लेकिन साधारण विधेयक का सामान्य तौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमें पता होता है या सरकार को पता होता है कि दोनों सदनों में बिल को पास करने में क्या होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी, इस वजह से। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट
35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974, और हम सब जानते हैं एज पर दिस अमेंडमेंट सिक्किम वॉज एडेड इन इंडियन यूनियन। सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया, और ध्यान रखेंगे सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ असम। ये मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं, और सिक्किम को असम का सह राज्य बनाया गया। जब हम शेड्यूल्स पढ़ रहे थे और जब हम आर्टिकल 2 पढ़ रहे थे, एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया, या भारत में नए राज्यों का प्रवेश, तो मैंने आपको बताया था कि सिक्किम राज्य को भारत में 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत जोड़ा गया था, जिसे असम का सह राज्य बनाया गया। लेकिन इसके बाद अगले ही साल लिख लीजिए नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 36वां संविधान संशोधन करके, जो 1975 में हुआ, बाय 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो ध्यान रखेंगे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, एंड सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद अगला लिखेंगे 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, या 41वां संविधान संशोधन 1976, और जिसके तहत ध्यान रखेंगे चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 316(4) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अनुच्छेद 316(4) में संशोधन किए गए, और ध्यान रखेंगे संशोधन 4 नहीं, इसको 316(2). 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान के आर्टिकल 316(2) में अमेंडमेंट किए गए, और ध्यान रखेंगे द रिटायरमेंट एज ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन was increased from 60 to 62 years। लिख लीजिएगा इस अधिनियम या इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 316(2) में परिवर्तन करके राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त होने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। तीन सौ 316(2) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्त होने की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद लिखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। हम सब जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। लिखेंगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। और हम सब जानते हैं अभी तक संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सब में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। और हमारे संविधान में सबसे ज्यादा चेंजेस ही इस अमेंडमेंट में किए गए थे, एंड दैट अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखेंगे इसे लघु संविधान कहा जाता है। दिस अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे there are total 59 provisions in this amendment act। लिख लीजिएगा इस संविधान संशोधन अधिनियम में कुल 59 प्रावधान किए गए हैं। अगर हम टोटल चेंजेस के बारे में बात करें, टोटल अमेंडमेंट्स के बारे में बात करें, तो इस अमेंडमेंट एक्ट में टोटल 59 प्रोविजंस या 59 प्रावधान किए गए थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सब जानते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे प्रीएम्बल में या हमारे प्रस्तावना में 3 शब्द इसी अधिनियम के तहत जोड़े गए थे, जो कौन कौन से हैं? लिख लीजिएगा सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसी संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें डीपीएसपी के बारे में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो 3 आर्टिकल से जोड़े गए। लिख लीजिएगा सबसे पहले आर्टिकल 39A। सबसे पहला आर्टिकल 39A। इसके अलावा आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A। राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में 3 आर्टिकल्स को जोड़ा गया था। और ध्यान रखेंगे आर्टिकल 39A हम सब जानते हैं समान न्याय एवं न्यायिक मदद का प्रावधान 39A में किया गया है। इसके अलावा 43A के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं इसमें है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी, जो आर्टिकल 43A में है। और हम सब जानते हैं आर्टिकल 48A के तहत हमने जोड़ा था पर्यावरण की सुरक्षा। ये 3 आर्टिकल्स डीपीएसपी में जोड़े गए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे संविधान में जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य, जिनका प्रावधान किया गया पार्ट 4A में। संविधान का भाग 4A जोड़कर आर्टिकल 51A के तहत
10 फंडामेंटल ड्यूटीज या 10 मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट काम, अगला लिखेंगे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार, और लिखेंगे एज पर दिस आर्टिकल 31C वॉज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। और ध्यान रखेंगे इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले किसी भी कानून को या किसी भी विधि को यह कहकर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वह मौलिक अधिकारों का हनन करती है। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आर्टिकल 31 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 31 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन आर्टिकल 31C को जोड़ दिया गया था, जिसके तहत नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधि को यह कहकर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वो मौलिक अधिकारों का क्या करती है, वॉयलेशन करती है या हनन करती है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट काम जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड इसमें किया गया, प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति, चेंजेस वर मेड इन आर्टिकल 74 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया, जो इसी अमेंडमेंट एक्ट से हुआ। बेटे 11 ड्यूटीज नहीं, 42वां संविधान संशोधन करके 10 ड्यूटीज ऐड हुई थी। जिस भाग में, जिस क्लास में पार्ट 4A के बारे में बात की थी ना, जाकर उस क्लास को दोबारा से चेक कीजिएगा और ढूंढ के लाइएगा कि 11वीं ड्यूटी कब ऐड हुई है, क्योंकि 11वीं ड्यूटी बाद में ऐड की गई थी, यहां पर नहीं, यहां पर केवल और केवल 10 ड्यूटीज ऐड की गई थी। इसके अलावा पार्लियामेंट या संसद में क्या चेंजेस किए गए, तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा एवं विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाकर इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 ईयर्स टू 6 ईयर्स, लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जी हाँ बिल्कुल, 11वीं ड्यूटी को हम सब जानते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों, गार्जियंस या पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई है कि वो उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। तो लोकसभा और लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल था उसको बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष तक कर दिया गया था, और जो संसद में एलोकेशन ऑफ सीट्स या सीटों का आवंटन था उसे 2001 तक के लिए अपरिवर्तित कर दिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी 2026 तक जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है या जो आवंटन है वो 2026 तक क्या किया गया है, फ्रीज किया गया है। ऐसे ही जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसे 2001 तक के लिए अपरिवर्तित कर दिया गया था। लोकसभा तो 5 ईयर की होती है सर, तो मैंने कब कहा 50 साल की होती है? मैंने कब कहा कि लोकसभा 50 साल की होती है? मैंने तो सिर्फ आपको ये बताया कि 1976 में एक बार इसकी अवधि को या इसके कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और अभी अगर 5 वर्ष है तो ये कॉमन सेंस है, ये स्वाभाविक सी बात है कि अब बीच में हम एक ऐसा अमेंडमेंट जरूर पढ़ेंगे जिसमें 6 वर्ष से वो फिर कितना कर दिया जाएगा, 5 वर्ष, इसीलिए तो अभी 5 वर्ष है। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि लोकसभा तो 5 साल की होती है, जैसे जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया तो क्या मैंने वहां पर आपको अवधि 6 साल बताई? भाई मैंने 5 ही साल तो बताई। तो 5 साल बताने का मतलब यह है कि आगे हम कोई ना कोई संशोधन ऐसा जरूर पढ़ेंगे जिसमें इसकी अवधि को 6 वर्ष से फिर से क्या कर दिया जाएगा, 5 वर्ष कर दिया जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इसके अलावा नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, तो लिख लीजिएगा कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में 5 सब्जेक्ट्स वर एडेड। समवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्य सूची में पहले 66 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जो अब कितने हैं 61। तो वो जो 5 सब्जेक्ट्स राज्य सूची में थे उन्हीं को राज्य सूची से निकाल कर किस में डाल दिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट में या फिर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। और हम सब जानते हैं कि वो 5 विषय कौन कौन से थे, लिख लीजिए एजुकेशन या शिक्षा, इसके बाद नेक्स्ट वेइंग एंड मेजरमेंट, तौल तथा नाप, इसके अलावा फॉरेस्ट वन, नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण,
और एक पॉपुलेशन कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण मत लिखिए, लिखिए फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। और हम सब जानते हैं कि पहले समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, लेकिन 5 सब्जेक्ट से जब बढ़ा दिए गए तो वो 47 से बढ़कर कितने हो गए? 52 हो गए। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट काम जो इसी संशोधन के तहत हुआ, किसमें? इमरजेंसी प्रोविजंस में या आपात उपबंधों में। नेक्स्ट, चेंजेस वर मेड इन द प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी या आपात उपबंधों में भी कुछ बदलाव किए गए। इमरजेंसी प्रोविजंस या आपात उपबंध, और ध्यान रखेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होगी तो राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण देश या संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब, अगर राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा होती है तो वो पूरे राष्ट्र या भारत के किसी भी भाग के लिए हो सकता है। ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जो किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन आप सब जानते हैं अगले ही साल 1977 में पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी और जनता पार्टी सत्ता में आई और केंद्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। तो जितने भी काम इंदिरा गांधी जी के द्वारा किए गए थे वो सारे के सारे पलट दिए गए दोबारा, और एक और बड़ा संविधान संशोधन किया गया, आप सब जानते हैं 1978 में, जो कहलाता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। लिखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला काम, आर्टिकल 31 was removed from fundamental rights। अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और हम सब जानते हैं जिसमें संपत्ति का अधिकार था, इसमें क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इसे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया, एंड दैट वाज एडेड इन आर्टिकल 300A, और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, और दैट बिकेम द लीगल राइट, और इसे वैधानिक अधिकार बना दिया गया। दैट बिकेम अ लीगल राइट, इसे एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एज पर आर्टिकल 74 या अनुच्छेद 74 के तहत प्रावधान किया गया। अभी मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को उसके मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य किया गया, लेकिन यहां पर यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दोबारा मंत्रिपरिषद के द्वारा वही सलाह दी जाती है तो फिर उसे मानने के लिए बाध्य होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन एक बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इसके बाद टर्म ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को दोबारा पुनः 5 वर्ष किया गया। ये लीजिए अंजलि जी, अब आपकी आत्मा को थोड़ी सी शांति मिलेगी, अब आप परेशान नहीं होंगे कि लोकसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, ये आदमी 6 वर्ष क्यों बता रहा है। यहां पर दोबारा से उसको 5 वर्ष कर दिया गया है। और इसके अलावा संसद के लिए कोरम या गणपूर्ति की व्यवस्था की गई, और हम सब जानते हैं संसद की गणपूर्ति क्या होती है? 1/10 या 1/10। एक और महत्वपूर्ण काम जो किया गया, आप सब जानते हैं, हमने रिसेंटली ही जब इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े थे तो उसमें लिखा भी था, कुछ बदलाव किए गए आर्टिकल 352 में, और वो 352 में ये चेंजेस किए गए कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी लगाया जा सकता था, जो लगा भी था 1975 में। लेकिन आर्टिकल 352 में संशोधन करके इसको आंतरिक अशांति की जगह, ध्यान रखेंगे, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। और यह प्रावधान किया गया कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, इंटरनल डिस्टर्बेंस या आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जाएगा। और यह भी प्रावधान किया गया कि अगर राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है तो 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से सहमति होने पर ही जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, वो कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो वो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम हुए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। चलिए जी, कहानी को आज यहीं पर रोकेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं 44वें संविधान संशोधन तक। अभी सफर लंबा है क्योंकि टोटल 104 संविधान संशोधन